क्वेश्चंस जो आपके हैं बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 30, 31 इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। ये बेसिकली वो क्वेश्चंस हैं जिनमें सरफेस आपको अब पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है। अब आपका जो सरफेस है वो बेसिकली गिवन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आपको पैरामीट्रिक फॉर्म के सरफेसेस के लिए कुछ क्वेश्चंस एक दो प्रोसीड कर लेना चाहिए। अभी तो करंट गाइडलाइंस का पता नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके पास 2015-16 तक आ रहा था, रेगुलरली एक क्वेश्चन इसमें से आपको मिलता था। तो हमारे पास टाइम भी है, हम चाहते हैं कि उसको कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको प्रोसीजर हम दे दें। एक दो एग्जांपल आप उसी बेस पे कॉपी कर लेंगे, फिर तो आपको ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सिंपल एक प्रोसीजर मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि पैरामीट्रिक अगर फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है तो उसको कैसे प्रोसीड करना है। तो मैं सिर्फ अभी सिंपल क्वेश्चन नंबर 30 पिकअप कर ले रहा हूँ, जिसमें जो फंक्शन आपके पास दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लीनियर फंक्शन है। प्रोसीड करने में थोड़ा आसान रहेगा। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा जो ओवरव्यू है उसको मैं आपको थोड़ा बता दूं, फिर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स आपको ऊपर दिए गए हैं, एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 5। ये मैं दोनों नहीं कर रहा हूं। अच्छा, ये फंक्शन तो सेम ही है, डिफरेंस आ गया सिर्फ आपका पैरामीट्रिक सरफेस का। ओके, पैरामीट्रिक सरफेस का डिफरेंस है। हम क्वेश्चन प्रोसीड कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर तो कहीं ना कहीं काफी हेल्प मिल जाएगी। तो क्वेश्चंस हम आपको एक सॉल्व कर लेते हैं और एग्जाम्पल आप अपने आप से कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 30 उसको हम बाद में सॉल्व कर रहे हैं, पहले कुछ चीजें लिख देते हैं। इंटीग्रल्स ओवर पैरामीट्रिकली डिफाइंड सरफेसेस। इंटीग्रल्स ओवर पैरामीट्रिकली डिफाइंड सरफेसेस। सिंपल है, इसमें कुछ आपको नहीं करना है। जैसे आपने लाइन इंटीग्रल में पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन यूज किया था, सेम यहाँ पर भी आपको वैसे ही एग्जैक्टली करना है। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि आपके पास डीएस है, तो डीएस को आप जो आप स्मॉल डीएस लिख रहे थे उसकी तरीके से ना लिखकर अब आपको यहाँ पर एक नॉर्म का फॉर्म यूज करना पड़ रहा है, नॉर्म। ओके, तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाए। सो सपोज कर लेता हूँ, लेट S is defined parametrically. S is the surface by a vector function देखिए, अगर वेक्टर में आपका नहीं रिप्रेजेंट हो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वेक्टर में फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपली। अगर आप सरफेस की बात कर रहे हैं, सो x इक्वल टू एक्स टी एंड टी कॉमा, अब देखिए सरफेस है, सो कर्व नहीं है, तो एक सिंगल पैरामीटर नहीं आएगा, मोर देन वन पैरामीटर आपके पास इंट्रोड्यूस होंगे। सरफेस डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हम यहाँ पर t कॉमा s 2 पैरामीटर कॉल कर सकते हैं। So x is the function of t comma s, y is the function of t comma s, z is the function of t comma x। तो ये आपका पैरामीट्रिक सरफेस आपका हो जाएगा। उसको वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर आप कितना जानते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, उसमें आप वेक्टर में रिप्रेजेंट कर लेंगे। सिंगल पैरामीटर, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कर्व। इफ दिस इक्वेशन रिटन इन 2 पैरामीटर्स, देन दिस इज द सरफेस। तो इसी तरीके से आप डायमेंशंस को हायर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसको अभी वेक्टर में लिख दिया है, अगर वेक्टर नहीं भी गिवन हो तब भी आप इसको इजीली लिख सकते हो। से दिस इज द वेक्टर u comma b, u and v are the parameters, these are parameter। ओके, सो सपोज इसको मैं मान लेता हूँ x is the function of uv, I plus y is also the function of parameter uv, j प्लस z is the function of parameter ub k। ये आपको गिवन है,
ठीक है, अब आपको सपोज आपको इवेलुएट करना है। नाउ वी वांट टू इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल एस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड एंड दिस इज ds। ठीक है, दिस इज द ds। तो ये अब आपको कैसे लिखा जाएगा, वो प्रोसीजर मैं यहाँ पर केवल आपको लिख के दे रहा हूँ। जैसे आपने अगर कार्टेशियन के अंदर किया था, सरफेस से आप प्रोजेक्शन ले रहे थे ऑन टू द एक्स वाई प्लेन, रीजन आपको मिल रहा था। सो सिंपली दिस इज ओवर द रीजन डी इज सिंपली अ रीजन। ठीक है, और ये बेसिकली इन क्वेश्चंस के अंदर आपको पैरामीटर्स की वैल्यूज डिफाइंड होंगी। तो वो पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली आपका उस रीजन को डिफाइन कर रहे होंगे। अब पैरामीट्रिक से हम इक्वेशंस, जो पैरामीट्रिक सरफेसेस को ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। हम नॉर्मली जैसे सिंपली x इक्वस टू टी ले लिया, y इक्वस टू टी ले लिया और हमने बोल दिया कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, उस तरीके का। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो सरफेस है उसमें इस तरह से कोई ऑब्जर्वेशन देना इतना इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आपको वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करा रहा हूँ कि भाई नहीं ये इस तरह से था, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये प्रोजेक्शन आ रहा है, तो वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और नॉर्मली आपके जो क्वेश्चंस में भी दिया गया, आपके पास जो कंटेंट दिया गया है उसमें भी उन्होंने सारे के सारी जो रीजन डी है इसके लिए पैरामीटर्स की वैल्यूज डिफाइंड करके दी हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से आर्बिट्रेरली चूज नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे पास हम तभी किसी वैल्यू को यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं जिसका एटलीस्ट हमें ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन पता हो। आपने नोटिस भी किया होगा, आप मल्टीपल इंटीग्रल से लेके टिल नाउ अब तक जितने भी आपने प्रोजेक्शन है जिसको भी आपने कैलकुलेट किया है, आपके पास वो सरफेसेस अप्रोक्सीमेटली नोन थे। फॉर एग्जांपल आपने स्फीयर लिया, आप जानते हैं कि स्फीयर कैसे बनता है, स्फीयर का प्रोजेक्शन कहाँ मिल रहा है, क्या पार्ट आ रहा है, तो आप वहां पर कर पा रहे थे। हम सबसे पहले तो जब सरफेस को ही नहीं जानते हैं, उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा, क्या पॉइंट्स बनेंगे, उसको तो हम फिर डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो एक ये इसमें हमें बड़ी हेल्प है यहाँ पर कि हमें पैरामीटर्स की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है जो इस डी को डिफाइन कर रही है। ओके, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। एक्स वाई जेड की जगह हमने रख दिया एक्चुअली दिस आर। ओके, और जो ds है, दिस ds इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म नॉर्म ऑफ आर यू क्रॉस आर वी टाइम्स ऑफ डी ए। और ये डी ए नॉर्मली आपका लिखा जाता है डी यू एंड डी बी। ठीक है, तो ये डी यू कॉमा डी बी लिख लेते हैं। जो आपके पास पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं वो बेसिकली कांस्टेंट्स अगर आपको गिवन है देन सीक्वेंस इज नॉट मैटर। आपका जो डी यू लिखा है या आपने डी यू डी वी लिखा है, डी बी डी यू लिखा है, वो आपको कोई ज़्यादा वहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है, उसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ दिस डी इज ए रेक्टेंगुलर शेप, तो आपके पास अगर फाइनाइट वैल्यूज से डिफाइन किया जा रहा है, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइन किया जा रहा है, तो आप इजीली लिख सकते हो। तो मैंने डी ए लिखा है, उसके बाद डी यू डी वी लिख दिया ये। ठीक है, तो आप किसी भी सरफेस इंटीग्रल को पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है तो उस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके पास जो आर यू क्रॉस आर बी आपको एक वेक्टर मिल रहा है, ये बेसिकली आपके पास ds को कन्वर्ट कर रहे हैं आप इन टर्म्स ऑफ डी ए। सरफेस से आप एरिया पर मूव कर रहे हैं। तो पैरामीट्रिक के लिए इसका थोड़ा सा बस मैं आपको कहूंगा कि एक ध्यान रखना होगा, बाकी डिटेल्ड में प्रूफ मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास इसी तरीके से फ्लक्स का होता, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट है अगर सपोज हमें फ्लक्स निकालना होता, तो फ्लक्स भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। फ्लक्स कैसे होता है, एफ डॉट एन डी एस। सो दिस इज अगेन रिटन एज डी एफ एन, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, डी एस जैसे आपने यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से फिर कॉपी कर लीजिए, आर यू क्रॉस आर बी इंटू डी ए। अच्छा, आर यू और आर बी की मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस की बात नहीं की। नॉर्मली जो भी आपके पास ये वेक्टर दिया है, सरफेस इन वेक्टर फॉर्म दिया है, तो आर यू क्रॉस आर बी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। चलिए उसको छोड़िए, वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी।
वन इज ए, अदर इज बी, ठीक है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी? बताइए भाई, ये 10+2 लेवल का पूछ रहा हूँ अब। परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए क्रॉस बी। मैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा हूँ बच्चे अभी। परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। इसको यस अगर आप सर। देखना चाहें तो सिंपल लैंग्वेज में आपको जस्ट जो हम एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं, कंसीडर द रूम कॉर्नर, कंसीडर वन वेक्टर अलोंग द लेंथ ऑफ योर रूम, अदर वेक्टर अलोंग द ब्रेड्थ ऑफ योर रूम। सो ए क्रॉस बी द क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए नहीं कि वो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। जो आपने वेक्टर सभी मैंने कंसीडर कराए कि ए आपने लेंथ वाइज ले लिया, बी आपने ब्रेड्थ वाइज ले लिया, इसलिए नहीं कि वो दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर है इस वजह से, क्योंकि जो आपका ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट वेक्टर। तो जिस प्लेन के अंदर भी ए क्रॉस बी होगा, उसके परपेंडिकुलर जो भी आपके पास फॉर्म आएगी उस डायरेक्शन में आपका ए क्रॉस बी मिलेगा। तो बेसिकली हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। अब एक और बी हमारे किस में हो गए, जो हमारा फ्लोर हो रहा है रूम का उस प्लेन के अंदर आ गए। अब प्लेन के पैरेलल आपको परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन मिल रही है, जेड एक्सिस, आइदर इट इज इन द नेगेटिव वन और इट इज इन द पॉजिटिव वन। वो इसकी डायरेक्शन डिफाइन करेगी कि भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है किधर जा रहा है। लेकिन ये गारंटी है कि या तो ये पॉजिटिव जेड में जाएगा या फिर ये नेगेटिव जेड जाएगा। अब जैसे मैंने बी को आपका बोला था कि आप बी बर्थ वाइज ले लीजिए, बी बर्थ पे मत लीजिए, रूम में कहीं पर भी कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए। एक तो आपने लेंथ वाइज कंसीडर कर ही लिया, दूसरा एक कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर दीजिए, वहां से बना लीजिए। कोई थीटा एंगल बन गया इनके बीच में, ठीक है, कोई भी एंगल थीटा बन गया, तब भी ये ए क्रॉस बी हमेशा अभी भी जेड के अलोंग ही रहेगा। तो अगर कहीं किसी के दिमाग में ये चीज आ रही हो कि हमने 90 एंगल ले रखा था ए और बी के बीच में, इस वजह से ये परपेंडिकुलर चला गया, नो, उसकी वजह से नहीं, ये बेसिकली प्लेन की वजह से परपेंडिकुलर जा रहा है। तो हमारे पास जो आर यू क्रॉस आर बी है, द डायरेक्शन ऑफ आर यू एंड आर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। भाई आर यू आर बी तो आपको ऑलरेडी पता है कि दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस वन, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको पता ही थे। आप एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होते हैं उस पे। मैंने एक वर्ड यूज किया है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मीन्स अगर एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो कर्व बन रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर वाई को फिक्स किया हुआ है। जब आप एक्स एक्सिस के अलोंग बात करते हैं, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन की, तो आपका जो सरफेस है समथिंग कोई भी सरफेस ही है। अब अगर आप एक्स एक्सिस आपकी ये है, वाई एक्सिस ये है, तो इसके अलोंग जब आप जा रहे हैं तो बाई की जो वैल्यूज होंगी वो अनचेंज्ड होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने गलत दिखा दिया, क्योंकि बाई यहाँ पर मैं दिखा ही नहीं सकता, बाई तो मेरे पास कांस्टेंट कर रखा है, तो ये जेड मैंने ले लिया, और बाई इसमें क्या हो गया इस समय, कांस्टेंट। उसको आप कुछ भी पुट कर लो, ए बी सी, जो आपकी मर्जी है। तो जब आप इधर को मूव करेंगे तो आपके पास केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, एक्स, और जैसे आप एक्स चेंज कर रहे हैं तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चेंज मिल रहा है, जेड। जिसमें आपको याद होगा हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन भी किए थे, एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एच एंड लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारी पर्टिकुलर इसलिए हो रही है क्योंकि हम केवल एक्स एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मींस बाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, जब आपने किसी भी सरफेस पे फिक्स कर लिया, बाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आपने एक पॉइंट फिक्स कर लिया, तो जो सरफेस था वो वाई इक्वल्स टू सी पर आपको एक कर्व ड्रॉ कर रहा होगा। तो बेसिकली ये जो डेल जेड ओवर डेल एक्स है, दिस इज द टेंजेंट टू दिस कर्व। अब पॉइंट आप डिसाइड कर दीजिए से समथिंग एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, देन दिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपने कुछ फिक्स किया है तब आपके पास ये टेंजेंट आ रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था कि आर यू इज द टेंजेंट टू दिस सरफेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। वो इसीलिए मैं यूज कर रहा था क्योंकि एक वैल्यू आपकी कांस्टेंट थी वहां पर।
Same way, RB is another vector which is tangent to this surface in another direction. So अब इनकी अपनी अपनी डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। ये टेंजेंट आ गए, सरफेस के टेंजेंट है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर। अब ये जिस प्लेन के अंदर भी होंगे, जिस प्लेन के अंदर भी होंगे, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका आर यू क्रॉस और बी आपको डिफाइन होगा जो। और अच्छा, ये होंगे किस प्लेन के अंदर, आर यू एंड आर बी भाई किस प्लेन के अंदर होंगे, सरफेस पे आप ड्रॉ कर रहे हैं तो सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग आप प्लेन को डिसाइड कर सकते हो, प्रोजेक्शन आप टेक कर लीजिएगा, तो सारे के सारे वेक्टर्स को हम उस प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, जो मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ वो समझाने के चक्कर में मैं कुछ ज़्यादा ही उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है कि अगर हम प्लेन में लेके चले गए तो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर आर यू क्रॉस आर बी मिल जाएगा, और जैसे ही आपने सरफेस मान लो ये पॉइंट ले लिया तो इस पे तो आर यू क्रॉस आर बी यहाँ मिलेगा, और जब आप यहाँ पर सारे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो आपको आर यू क्रॉस आर बी ये मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, इसीलिए मैं इसको आर यू और आर बी का सिर्फ जो प्रोजेक्शन प्लेन है उसमें नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसमें बोल दिया तो आपके पास प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि फिर तो सारे के सारे आर यू और आर बी परपेंडिकुलर ऐसे चलते चले जाएंगे, जबकि आपका सरफेस अगर इस तरह से है तो आर यू क्रॉस आर बी आपको यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर और डिटेल्स में आपको डिस्कशन चाहिए होगा तो हम फर्दर इसको दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये मैंने डायरेक्शंस बता दी। अच्छा, इसको बताने का एक रीजन ये भी है, एन आपका क्या होता है, ऑडवर्ड नॉर्मल वेक्टर, और यहाँ से आपको ऑडवर्ड नॉर्मल वेक्टर ही डिफाइन हो रहा है, दैट इज एन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ आर यू क्रॉस आर बी। तो मैं यहाँ पर एन को आर यू क्रॉस आर बी लिख लेता हूँ, ठीक। ये होता है यूनिट वेक्टर, तो इसको हम यूनिट बना ले रहे हैं। आर यू क्रॉस आर बी आपको नहीं पता है कि किस तरह का वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर की आपको जरूरत है तो हम इसको यूनिट बना लेते हैं, आर यू क्रॉस आर बी। और ये वाला आपका आर यू क्रॉस आर बी यहाँ पर एज इट इज है, और दिस इज द डी, दिस वन कैंसिल टू दिस वन, सो दिस रिटन एज एफ डॉट आर यू क्रॉस सॉरी आर बी डी ए। तो यहाँ पर आपको ये एफ डॉट एन डी एस अगर सॉल्व करना है तो उसको भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एस। पहले फंक्शन नोट डाउन कर लें, इंटीग्रेशन इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एस, वेयर सॉरी देयर नहीं given surface, this is given in the parametric form and the parametric representation is given ui plus uj minus bk, ui plus uj minus b of k, and the range of these parameters is given 0 to 1 and 1 to 2। तो यहाँ पर देखिए आपको ये रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है, सो हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम डी जो ले रहे हैं वो आपको बेसिकली ये डी यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ है। ओके, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है केवल कि जो डी बेसिकली आपको यहाँ पर दिया है, बाकी आपको अलग से कुछ चूज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी अगर हमें प्रोजेक्शन देखना पड़ जाता तो दिस इज द सिंपल इक्वेशन, तो हम इसको तो चाहे देख भी पाए, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ गई जिसको तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फाइनली अगर इस तरह से आपने जैसे प्रीवियसली कल क्वेश्चंस देखे भी होंगे कि जैसे हमने पहला ही एग्जांपल लिया था, उसमें उसने स्क्वायर पर जो है जो प्लेन आ रहा था उसका सेगमेंट कंसीडर किया, फाइनली उस प्लेन का आपने प्रोजेक्शन लिया तो सेम अगेन आपको वो प्रोजेक्शन भी उसी स्क्वायर के बराबर में लिया, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इस वेक्टर को आप कंपेयर कर लीजिए जिससे कि आपको एक्स वाई जेड डिफाइन किए जा सके। कंपेयर से मे बी रिटन एज 1, कंपेयर 1 with
आर आपको बेसिकली डिफाइन किया जाता है एक्स यू वी आई कॉमा वाई ऑफ यू बी ऑफ जे प्लस जेड यू बी ऑफ के। ठीक है, जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे देन आवर एक्स इज यू, वाई इज यू, जेड इज माइनस बी। ओके, सो ये बेसिकली इसलिए मैंने कंपेयर किया है जिससे कि आप जब यहाँ पर एफ आर जो लिखते हैं उसमें आप डायरेक्ट इन एक्स वाई जेड की वैल्यू को रख सकें। और नाउ अब हम डीएस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। डीएस के लिए हमें निकालना पड़ेगा आर यू क्रॉस आर बी नॉर्म। So first of all find RU. Now RU means partial derivative of 1. So differentiate this one, I plus j minus 0 times of k. Now you define RV, 0 of I, 0 of j minus 1 of k. अब आपको क्या निकालना है? RU क्रॉस RB। या अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो एक काम करिए, यहाँ पर मैंने स्पेस थोड़ा कम छोड़ा, मैं चाह रहा था कि यहीं पर आपको लिख दूं। चलिए कोशिश करता हूँ इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज कैपिटल एस। स्मॉल एस और कैपिटल एस में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको पहले बताया है कल भी। अब हम लिख लेते हैं, वी हैव फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड ds can be written as d fr norm of ru cross rv du dv। इसको आप कह लीजिए स्टार। इससे आपको अब ये पता चलता रहेगा कि आपको करना क्या क्या है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है जिससे आपको ये पता चले कि भाई इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब आपको आर यू क्रॉस आर बी निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आई जे के, दिस इज 1 1 0, दिस इज 0 0 माइनस 1। सॉल्व करके बताइए भाई क्या आएगा। माइनस आई प्लस जे, इज इट करेक्ट? Yes sir, यही आ रहा है। Yes, sir. तो नाउ फाइंड द नॉर्म ऑफ आर यू क्रॉस आर बी। ये नॉर्म हम वर्ड यूज करते हैं, दिस इज सिंपली द मॉडुलस। तो आप अपना जैसे भी इसका मॉडुलस निकालते हैं उसको हम फाइंड कर ले रहे हैं। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट इन स्टार। हाँ, आपकी कोई कुछ बोलना चाह रहा, बताइए बच्चे। सर मैं वही कह रहा था, √2 आएगा। ओके, इसको हम स्टार में पुट कर देते हैं। इट मींस हम अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उस पूरे एफ की जगह पर हमने फंक्शन डाल दिया। अब आपको यहाँ पर डी, आप डी ही मार्क कर लीजिए, आपको बाद में इसका जो यू और बी की वैल्यू है वो बाद में पुट कर लेना। एफ आर, आर आपको पुट करना है एक्स, एक्स इज यू, वाई इज आई थिंक यू, जेड इज आई थिंक माइनस वी, and ds is basically square root of 2 dA। ठीक है, ये हम एक बार x y को चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक। सो अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैं इसमें लिमिट्स को भी सेपरेट लगा देता हूँ। दिस इज 2u माइनस वी, अच्छा √2 भी टेकन आउट, dA कैन बी रिटन एज du dv। सो अब मैं यहाँ पर u की वैल्यू पहले यहाँ रख देता हूँ। ये जो सीक्वेंस आप रख रहे हैं उसके हिसाब से आप देख लीजिए। आप अगर डीवी डी यू लिखते हैं तब भी आपका प्रोसीजर करेक्ट होगा और आंसर भी आपको करेक्ट मिलना है। u आई थिंक गोज फ्रॉम 0 to 1, v इज गोज फ्रॉम 1 to 2। एक बार इसको वेरीफाई कर लें।
हाँ 0 to 1 एंड 1 to 2, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं। ये क्या हुआ? चलिए ठीक है। सो सिंप्लीफाई करिए भैया। b इक्वल्स टू 1 to 2 u 2u स्क्वायर बाई 2 माइनस vu and this is goes from 0 to 1 dv root 2 b goes from 1 to 2, this is 1, so this is 2 by 2 minus v, और जैसे 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा dv। तो ये कितना आ गया रूट 2 ऑफ, ये 1 हो गया, तो मैं डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट भी कर देता हूँ। सो दिस इज b माइनस बी स्क्वायर बाई 2 1 to 2 रूट 2, दिस इज 2 माइनस 4 बाई 2, अब माइनस ये वाला 1 और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, आई थिंक ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये फिर फाइनली कितना बच गया माइनस 1 अपॉन रूट 2 बाई 2, इट मीन्स माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। कंप्यूटेशन से एक बार जस्टिफाई कर लेना, अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक्स हो तो उसको करेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ जो आपको प्रोसीजर दिया गया है वो इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए तो आप प्लीज आप भी बताइए। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, सो इससे रिलेटेड अब देखिए एग्जांपल्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहा, तो एग्जांपल 5 और 6 आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा केवल, कि अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए, अगर आपको लगता है नहीं करना है तो आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। पूरा इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से बनाया है। इसमें क्या निकालना है, फील्ड हैबिट्राइज्ड, हाँ 6 को कर लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा 6 को मैं कहूँगा क्योंकि इसमें लिमिट भी आपकी वेरिएबल ही दी हुई है, तो आप एक बार 6 को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके।